हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं रजनीश सिंह आज आ गया हूं अपने चैनल टोटल इंग्लिश में एक नई वीडियो को लेकर, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ, एग्ज़ाम के पहले जब समय होता है तो हम कुछ बातों पर अगर ध्यान दे दें, जो छोटी मोटी ही बातें हैं, अगर हम इन पर ध्यान दे देते हैं तो हमारा जो परसेंटेज है वो 10 to 15% तक इम्प्रूव हो सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आप सभी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करनी भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सबको अच्छा स्कोर करना होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत अटेम्प्ट्स करने के बाद भी हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। तो वो कौन कौन सी मेन टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन सी मेन मुद्दे हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे और बहुत शॉर्ट टाइम में मैं आपको सभी पॉइंट्स को किस तरह से टैकल करना ये बताऊँगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीपीटी, दैट इज़ द पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। मतलब कि जो आप पेपर लिखते हैं उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, पेपर दिखने में कैसा होना चाहिए। अब बोलिएगा सर, पेपर दिखने में कैसा होता है? पेपर दिखने में तो सेम होता है, बट आंसर, पेपर का मतलब यहाँ पर आपका आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। मतलब कि आप आंसर को जब लिखते हैं तो टीचर्स के सामने एक इम्प्रेशन बने कि आपको बहुत अच्छा तरीके से लिखने आता है, और उसके अलावा भी आप बहुत कुछ सीख कर आए हैं। लिखने के अलावा वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या है, देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि आपकी जो कॉपी होगी उसमें हमें क्लीनलीनेस को देखना होता है। जी हाँ, क्लीनलीनेस मतलब होता है कि बोलते हैं ना, कॉपी शुड बी नीट एंड क्लीन। कॉपी जो है वो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इसमें कुछ बातें जैसे कि मार्जिन, तो जो मार्जिन है वो, जैसे कि सपोज ये एक पेज है, ये आपका पेज है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग मार्जिन देते हैं। ठीक है, तो जो मार्जिन दे रहे हैं, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत अधिक मार्जिन दे देते हैं, इतना मार्जिन दे देते हैं, ये सोचकर कि स्पेस कम रहेगा, कम लिखना पड़ेगा, पेज ज़्यादा भरेगा। देखिए, आप जो आज कर रहे हैं तो टीचर्स भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, तो वो ये सब सिली थिंग्स पहले ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो टीचर है वो बचपन से टीचर ही था, वो भी कभी स्टूडेंट रहा होगा, जाहिर सी बात है, और उनके मन में भी ये आइडियाज़ आए होंगे, तो वो समझते हैं कि बच्चे क्या क्या सोच सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। ठीक है, तो जो मार्जिन होगा वो एकदम एक्यूरेट इतना ही होना चाहिए। ठीक है, एक जैसे कि एक स्केल के विड्थ के जितना एक स्केल का चौड़ाई होता है। मार्जिन जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि गैप ऑफ 2 लाइन्स होना चाहिए। गैप ऑफ 2 लाइन्स क्या हर लाइन में नहीं। सपोज कि आपने पहला आंसर लिखा 3 लाइन्स का, यहाँ पर आपका पहला आंसर हो गया कंप्लीट। अब आपको जाना है, ये हो गया आंसर नंबर 1, फिर आपको जाना है आंसर नंबर 2। आपने आंसर नंबर 2 जब लिख रहे हैं, तब यहाँ पर 2 लाइन का मैं चाहता हूँ कि आप गैप दें। 2 लाइन का गैप मतलब बिटवीन 2 आंसर्स, 2 आंसर के बीच जब आप लिख रहे हैं, फिर आप 2 लिखने के बाद यहाँ ख़त्म कर देते हैं, 3 में आते हैं, फिर 2 लाइन का गैप दें। इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगेगा ना, तो आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अभी तो एग्ज़ाम टाइम के पहले आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, तो जब 2 आंसर के बीच में गैप दीजिएगा 2 लाइन का, तब देखिएगा कि क्या प्रेजेंटेशन आपका निखर कर आ रहा है। ठीक है, और क्या है, वर्ड्स के बीच में भी स्पेस देते हैं। ठीक है, वर्ड्स के बीच में भी थोड़ा सा जो गैप है वो होना चाहिए। ये सब बेसिक सी बातें हैं, इस पर आप ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेकंड पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हैंड राइटिंग। देखिए, हैंड राइटिंग एक ऐसा चीज़ है ना, जो एक दिन में या 5 दिन 10 दिन में इम्प्रूव नहीं हो जाता है। और अभी मैं आपको कहूँगा भी नहीं कि आप हैंड राइटिंग के ऊपर एक्स्ट्रा कुछ इम्प्रूव करने के लिए हैंड राइटिंग पेजेस लिखें, ऐसा नहीं है। बट आपको थोड़ा अवेयर रहना है, थोड़ा कॉन्शियस रहना है रिगार्डिंग योर हैंड राइटिंग। मतलब कि इतना कम से कम हो जाए कि जो सामने वाला है, जो टीचर है, वो आपके कॉपी को जब करेक्शन करते हैं उस वक्त उनको बेहतर ढंग से सब समझ में आ जाए, वो पढ़ सके। तो वो रीडेबल होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स है बहुत शॉर्ट, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स ना हो कि उन्हें देखने में बहुत स्ट्रेस लगे, बहुत दिक्कत हो, या बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं हो। बड़े बड़े वर्ड्स लिखने से क्या होता है ना, कि लगता है कि आपका इंटेंशन ये है कि आपको आता ज़्यादा है नहीं और आप पेज को भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका इंटेंशन पता चल जाता है। तो बहुत बड़ा वर्ड लिखना भी गलत है, बहुत छोटा वर्ड लिखना भी गलत है। स्पेशियस हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हैंड राइटिंग के ऊपर भी काम करेंगे। और ये मैंने क्यों लिखा है फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, जाहिर सी बात है, बहुत से कॉपीज़ को मैं जब चेक करता हूँ, हमारे और भी टीचर्स हैं, हम लोग जब चर्चा करते हैं तो हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जो स्टूडेंट का हैंड राइटिंग होता है पहला पेज में तो बहुत सुंदर होता है, जैसे कि
वो आपका मैरिज कार्ड का डेकोरेशन होता है, वैसा एकदम सजा धजा के लिखते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे उसका स्टैंडर्ड गिरता जाता है, पेज बाय पेज स्टैंडर्ड गिरता जाता है, और लास्ट के 2-3 पेज तो डॉक्टर हैंड राइटिंग हो जाता है। डॉक्टर हैंड राइटिंग समझ में आता है ना आपको? ये वाला हैंड राइटिंग, मतलब कि जो लिखा है उसे बुला के पढ़ाया जाए तो वो खुद नहीं पढ़ पाए, उसे बोलते हैं डॉक्टर हैंड राइटिंग। ठीक है, होता क्या है, ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टाइम मैनेजमेंट, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है, इससे ये समझ में आ जाता है। अब बोलिएगा सर हैंड राइटिंग का टाइम मैनेजमेंट से क्या फ़र्क होता है? तो जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मतलब जब मैंने किसी क्वेश्चन को याद कर लिया, अब मेरा इसका टाइम है कि इसे लिख के मैं प्रैक्टिस करूं, तो सिर्फ इसी तरह लिख के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अब बेहतर होगा कि वहाँ पर एक टाइमर लगा दें। टाइमर लगाने की क्या जरूरत है? एक रिस्ट वॉच पहने, रिस्ट वॉच पहन के देखिएगा कि अभी कितना टाइम हो रहा है और मुझे एक आंसर लिखने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए कि मैं 15 मिनट में एक पेज भर लेता हूँ, 15 मिनट मुझे लग रहा है एक पेज भरने के लिए, और मेरा हैंड राइटिंग भी खराब नहीं हो रहा है, इट मीन्स इट विल बी कॉल्ड अ गुड स्पीड, ठीक ठाक स्पीड है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करेंगे तो हो सकता है जो लास्ट में जो डॉक्टर हैंड राइटिंग वाला फेज तक आप पहुंच नहीं पाए, तो उससे बचना है। तो आप जैसे 15 मिनट है तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, ये धीरे धीरे रिड्यूस होता है, एक दिन में नहीं होता है, लेकिन अभी आपके पास वक्त है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। ये धीरे धीरे हो जाएगा 12 मिनट्स, फिर हो जाएगा 10 मिनट्स, ये आप खुद देख सकते हैं, इसे मुझे बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो हैंड राइटिंग में ना कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब जो हैंड राइटिंग फर्स्ट पेज में है वो लास्ट पेज में। 100% नहीं हो सकता है, ये मैं भी मानता हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है, बट फिर भी लास्ट पेज वाला भी रीडेबल होना चाहिए, पढ़ने में नज़र में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गए 2 पॉइंट्स। चलिए आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है अवॉइड ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप एक्सपोज हो जाते हैं अपनी गलतियों से। ओवर राइटिंग बताता है कि आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया है आंसर को, इसलिए आंसर लिखते वक्त बार बार गलतियां हो रही हैं और आप उसको काटे जा रहे हैं। तो जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया BACK, ठीक है, सपोज़ कि यहाँ पे मैंने BAPK लिख दिया, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। अब मुझे इसको काटना है, तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे ऐसे काटते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे काटते हैं, ये सबसे ख़राब लगता है। ये ऐसा चीज़ है ना कि पूरा पेज, सुंदर सा पेज है, उसको आपने बहुत मेहनत से लिखा, एक ये कट दिख जाएगा ना तो पूरा का पूरा अट्रैक्शन आपका वहीं चला जाएगा, टीचर की नज़र नहीं चाह के भी वहीं जाएगी, ओ हो ये कैसा काटा हुआ है। तो अवॉइड ये करना है। देखिए मिस्टेक तो होता ही है, 3-3 घंटे हमें आंसर लिखना होता है, तो मिस्टेक तो होगा ही, इसे मान के चलना है, ठीक है। बट जब हम स्पेलिंग को रॉन्ग कर रहे हैं तो सिर्फ एक सिंगल कट देना है, ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखा है, एक सिंगल कट देना है, बस बीचों बीच, 2 बार नहीं, एक ही बार सिंगल कट देना है। तो सिंगल कट से होगा क्या कि समझ में भी आ जाएगा कि ये काटा हुआ है और भद्दा भी नहीं लगेगा, गंदगी नहीं नजर आएगी, ठीक है। बस ये करना होता है आपको, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 4th नंबर इज हाईलाइट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बात को मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जब मैं भी कॉलेज टाइम में था, तो ये हाईलाइट वाला चीज़ काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। हाईलाइट क्या करते हैं, सपोज़ कि आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है, आप एक डेफिनेशन लिख रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट सोशल स्टडीज़ में आपका एक चैप्टर है डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट के बारे में आप इस तरह से लिखते हैं, तो जब जब वर्ड डेवलपमेंट आता है, ऐसे लिखते हैं ना, डेवलपमेंट इज ... करके आंसर लिख रहे हैं, तो या फिर लास्ट में आता है जैसे इज कॉल्ड डेवलपमेंट, तो जो मेन पॉइंट्स है जिसके ऊपर आप आंसर लिख रहे हैं उसको आप चाहे तो नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता। आपको माइंड से पहले तो ये बात को निकालना है, ये सब टाइम वेस्ट होगा सर, फिर आगे कैसे लिख पाएंगे, कुछ नहीं होता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बस आपको हैबिट बनाने की देरी है। अभी आप चाहे तो हैबिट को इसको बना सकते हैं, ठीक है, बस इसको अंडरलाइन करना होता है। चाहे तो आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तब फिर उसके बाद आप देखिए कि कितना खूबसूरत लगता है आपका पेज प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट वाइज आंसर्स। पॉइंट वाइज आंसर्स ये एक ऐसा चीज़ है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि ज़रूर लिखो तो पॉइंट में ही लिखो, खास करके जब आप लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, स्पेशली जो आपका इंग्लिश में, हिंदी में, सोशल स्टडीज़ में, जहाँ पे आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो लॉन्ग आंसर्स आते हैं 4 मार्क्स 5 मार्क्स के, देन यू शुड ऑलवेज ट्राई टू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट। पॉइंट में लिखने से क्या होता है ना, 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। पहला कि आपका जो
पेपर है, जो पेज आपने लिखा वो खूबसूरत लगता है, पॉइंट्स बने बने लिखे रहते हैं और हर पॉइंट लिखकर एक लाइन छोड़ते हैं गैप, फिर एक पॉइंट लिखते फिर एक लाइन छोड़ते हैं गैप, ये होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, इसमें मार्क्स आपको फुल मिलते हैं, 100% मार्क्स मिलने की गारंटी है बिल्कुल। ऐसे सपोज़ कि आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और उसको आपने 7-8 लाइन में लिखा, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको 3.5 4 तक भी मिल सकता है, 3.5 भी मिल जाता है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो और भी नीचे गिर जाता है मार्क्स। बट पॉइंट क्या है ना कि टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि आपको हर पॉइंट पे 1 मार्क्स उनको देना ही पड़ेगा। सपोज़ कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, सो यू मस्ट राइट 5 पॉइंट्स। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, यू मस्ट राइट 4 पॉइंट्स। 3 मार्क्स के हैं तो 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स जब आप लिख रहे हैं ना, तो ईच पॉइंट कैरिंग 1 मार्क। ये आपको माइंड में हमेशा ध्यान में रखना है कि हर पॉइंट मेरा 1 नंबर लेके आएगा मेरे लिए, और ये आपको फाइनली फुल मार्क्स दिलाता है। तो ये आपको परसेंटेज बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है। अगला है टाइटल या हेडिंग। टाइटल या हेडिंग जो है, ये भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग ये ध्यान दें। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में हम लोग हेडिंग दे सकते हैं। सपोज़ कि आप एक पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हैं, ठीक है, या कोई लंबा आंसर लिख रहे हैं और उसमें क्या होता है ना कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट के बारे में सपोज मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिख देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ, ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसको लिख के ऐसे अंडरलाइन कर दिए, अब यहाँ पे उसको लिखना स्टार्ट कर दिए। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट मैंने लिख दिया, खत्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग फिर एक पॉइंट आ जाएगा टाइप्स ऑफ, ठीक है। फिर टाइप्स को हम लोग लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह से जो जो आपका लॉन्ग आंसर में जो जो चीज़ के बारे में आप फोकस कर रहे हैं उसे आप हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग या सब हेडिंग या टाइटल, ये इसी के कहते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम करता है। ये एक हो गया। और दूसरा है फ्लो चार्ट, टेबल या मैप। फ्लो चार्ट, टेबल या मैप हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस में बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर ने कहा है तो सब में फ्लो चार्ट बनाते हैं, मैप बनाते हैं, नहीं। उन्हीं क्वेश्चंस में बनाना है जिसमें ये बनाने की पॉसिबिलिटी है, मतलब कोई स्कोप है कि बन सकता है। जैसे कि अगर मैं जैसे कि कोई टॉपिक को उठाते हैं, डेवलपमेंट या ट्रांसपोर्ट। चलिए, ट्रांसपोर्ट एक टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें फ्लो चार्ट बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ लिख दीजिएगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं आपको, फिर उसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर उसको हम लोग ऐसे एरोज बनाएंगे, ये एकदम अच्छे से सीधा सीधा। आप चाहे तो स्केल का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को, पेंसिल लेके स्केल लेके खींच देंगे, खट खट खट, 3 लाइन हो गया। और उसके बाद जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो जो है आपका, यहाँ रोडवेज, यहाँ पे एयरवेज, यहाँ पे वाटरवेज, इसको अच्छे से आप लिख देंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा। ये फ्लो चार्ट आपके आंसर के एंड में आ जाएगा। पहले आपने डील कर दिया कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये तीनों है, तीनों के बारे में 3-3 लाइन का मतलब एक्सप्लेनेशन दे दिया और नीचे में ये बना दिया। परफेक्ट आपको मान लीजिए कि फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर लंबा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा, एकदम गारंटीड, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना प्रेजेंटेशन रख सकते हैं। और आखिरी है राइट द गिवन डेटा। ये क्या है राइट द गिवन डेटा? ये स्पेशली आप मैथ्स और साइंस में यूज़ करेंगे। जैसे कि मैथ्स में कुछ क्वेश्चन आया है कि सपोज राम सोल्ड 3 डजन बनाना, ठीक है। 3 डजन बनाना, तो 3 डजन बनाना 36 बनाना हो गया, ठीक है। और उसके बाद एट अ रेट ऑफ ₹20, ठीक है, एंड ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%। तो ये आपका डेटा गिवन है। तो गिवन डेटा को हमेशा पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें मार्क्स आपको पहले मिल जाएगा। जैसे कि गिवन डेटा आप ऐसे लिखेंगे, गिवन डेटा में यहाँ पे आप लिखेंगे बनानास, तो ऐसे करके इज इक्वल टू 36, ठीक है। कॉस्ट इज इक्वल टू जितना है ₹20, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। तो ये आपने गिवन डेटा लिख दिया। ये प्रेजेंटेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है कि आपको इतना कुछ मिल चुका है पहले से। उसके बाद आप लिखिएगा फॉर्मूला। उसी तरह से साइंस में न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल में भी आपको डेटा दिया रहता है ना, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो पहले गिवन डेटा को लिख दीजिए, फिर फॉर्मूला को लिखिए, फिर फॉर्मूला पर इसको पुट कीजिए। और फाइनली बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली आंसर नहीं आ पाया, आंसर कुछ और था, आपका कुछ और आया, और आप एग्जाम देके बाहर निकले, सब बोलने लगा अरे आंसर ये था, तुम्हारा तो ये आ गया, गलत हो गया, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आंसर रॉन्ग भी आता है जस्ट बिकॉज आपने ये सब लिखा है, गिवन डेटा लिखा है, फॉर्मूला सही से लिखा है, आपका अटेम्प्ट सही है, स्टेप सही है,
तो आपको कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा। इसे ही कहते हैं स्टेप मार्किंग। सो ये चीज़ को कभी भी, मान लीजिए आपको पता नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन तो मैं हमेशा रॉन्गिंग करता हूँ, देन ऑल्सो आई एम सजेस्टिंग यू टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एंड डू सच थिंग्स। ठीक है, इसको इतना कर देंगे और फॉर्मूला बैठा के बस पुट कर देंगे, फिर जो भी आंसर आता है कुछ हद तक आपको मिल जाएगा। छोड़ने से क्या फ़ायदा, छोड़ने से तो वैसे भी वो 0 मार्क्स मिल रहा था, तो एटलीस्ट यहाँ कुछ मार्क्स ही आपको दिला देगा। ठीक है, तो मैथ साइंस में आप इस ट्रिक को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फ्रॉम माय वीडियो। मैंने आई होप आपको जो भी आज टॉपिक्स बताएं ये सभी आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी, मैं ऐसा चाहूँगा कि आप ये इन सब टॉपिक्स को सिर्फ सुने ही नहीं और इम्प्लीमेंट भी करें। इम्प्लीमेंट करने का मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तब इन सब बातों को ध्यान में रखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। मैं इंग्लिश और एसएसटी के ऊपर लगातार टॉपिक्स बना रहा हूँ, तो आप चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।